बट यहाँ से अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, एक्सपोजिंग द रियल विलन। कौन एक्चुअली में गलत था यहाँ पे? ये तो पूरी स्टोरी हो गई, बट इससे हमने क्या सीखा, क्या पता निकल के आता है कि कौन एक्चुअली सही था, कौन गलत था? देखो, मैं कुछ अकाउंट्स दूंगा प्लेयर्स के, जो जब इन प्लेयर्स ने रिटायर हुए उसके बाद क्या क्या बोला है। सचिन ने कहा कैसे ग्रेग चैपेल वॉज पर्टिकुलरली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू सौरव गांगुली, जो कि उस टाइम पे सबसे सक्सेसफुल कैप्टन थे, टीम के हमारे लीडर थे। उनके साथ आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, जो कि मैंने भी कहा था ईमेल के टाइम पे कि आप तरीका अप्रोच करने का तरीका ही गलत है, एंड शायद बोलना भी गलत है कि आप एकदम से क्यों निकालना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड ईयर। सचिन को भी एग्जैक्टली वही लगता था, और उनको ये भी चीज़ पसंद नहीं आती थी कि वही ये आदमी पब्लिकली जाके बोल देता था चीज़ें और ड्रेसिंग रूम में बात नहीं करता था। तो ये चुगली करने का क्या पॉइंट है मीडिया से जाकर? वो कहते थे कि जब भी इंडिया हारती थी तो ये पीछे रहते थे, और जब जीती थी तो लीड करते थे, कि जैसे कि सारा क्रेडिट लेना। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू जॉन राइट। एग्जैक्टली वही, विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड लीडर। मोहम्मद कैफ कहते हैं कैसे ऐसा भी इंसिडेंट था भाई कि इतने बड़े कंट्रोल फ्रीक थे वो। मोहम्मद कैफ वॉज द टॉप फील्डर उस टाइम, युवराज एंड कैफ बेस्ट फील्डर्स होते थे। तो कहते थे कि मोहम्मद कैफ की टेक्निक चेंज करने लग गए फील्डिंग की। एंड फिर मोहम्मद कैफ बताए थे कि एक दो मैच थे ऐसे जिसमें मुझे पता था कि वो देख रहे हैं मुझे, तो अगर मैंने उनकी टेक्निक से फील्डिंग नहीं करी तो गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, ये हाल था भाई। इस लेवल के कंट्रोल फ्रीक थे, उस चक्कर में उनसे एक दो कैच भी छूट गए। तो ऐसा हाल था कि मतलब इतना फोर्स करते थे प्लेयर्स को। जहीर खान कहते हैं कि उनसे एक बार कहा था ग्रेग चैपेल ने कि यू विल नेवर प्ले फॉर इंडिया जब तक मैं कोच हूँ, ये बोल दिया मुँह पे आके। ओके। हरभजन कहते हैं कि कैसे कुछ 2-3 ऐसे प्लेयर्स थे टीम के अंदर जो कि भाई टीम में जगह बनाने के लिए जो है बहुत वाहवाही करा करते थे चैपेल की, उन्हीं के साथ लगे हुए थे, उस कैंप में आ गए थे एंड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करा करते थे टीम के अंदर कि इस सीनियर ने ये बोल दिया वो बोल दिया, जबरदस्ती की लड़ाई करवा रहे हो। ठीक है। लक्ष्मण कहते ये बहुत तगड़ा था भाई, यानी सचिन ने भी कही है शायद अपनी बुक में बात ये। लक्ष्मण कहते वो 31 ईयर्स के थे एंड उनका कमबैक हो गया था। हमने लक्ष्मण के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो कैसे वो पहले ओपनर थे, फिर उन्होंने कमबैक करा एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर। तो वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। एंड ग्रेग चैपेल कहते कि भाई ओपनिंग करेगा, सोच ले ओपनिंग करने का। तो लक्ष्मण कहते कि मैंने पोलाइटली बोला कि सर मैं अभी कमबैक करा एंड मुझे लगता है मैं बेस्ट सर्व यहीं पे कर पाऊंगा, तो आई थिंक मैं कंफर्टेबल हूँ मिडिल ऑर्डर में, सही चल रहा है अभी। तो ग्रेग चैपेल कहते हैं कि 31 years is too young of an age to sit at home. Okay. सोचना इसके बारे में। भाई ऐसे कौन बोलता है यार? ये क्या तरीका बात करने का? See, I would say, एक तो पहली बात तो इतना ब्लंटली बोलना, आई डोंट थिंक ये चीज़ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी इतनी ज़्यादा वो होगी, प्रेवलेंट होगी एंड इतनी अच्छे से एक्सेप्ट किया जाएगा इसको, क्योंकि एक स्टार्टिंग में आपने जैसे बात करी, मैं तब भी समझ सकता हूँ कि यार हाँ शायद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो होंगे वो इतना सीरियसली ना लें इस बात को, बट द वे यू आर टॉकिंग टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, देन वॉट यू डिड इन द ड्रेसिंग रूम, कि हम इधर की बात उधर कर रहे हैं, सारे सीनियर्स को आपस में भिड़ा रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले जाके सचिन को कह रहे हैं भाई आप और हम जाके कंट्रोल करेंगे इंडियन क्रिकेट को, द्रविड़ को भी निकाल देते हैं, जो कि अभी कुछ महीने में आपको कैप्टन करने वाला है इन द वर्ल्ड कप। ये सारी चीजें करना आई डोंट थिंक किसी भी ड्रेसिंग रूम में, वेदर इट बी ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, इंग्लैंड, कहीं पे भी ये चीज एक्सेप्टेबल होगी। एंड दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ ग्रेग चैपेल, जो कि उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था जब उनको अपॉइंट किया गया था। इनफैक्ट गांगुली ने इन एन इंटरव्यू बाद में जाके उनने ऐसा भी कहा था कि ही वॉज अ मैड मैन, ऐसे करके कहा था उनने। एंड उनने ऐसा कहा था इंडियन क्रिकेट वाले के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे वापस कुछ काम करने के लिए बैकग्राउंड में। उन्होंने कहा था आई एम वेरी हैप्पी कि अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं काम करने, क्योंकि अल्टीमेटली ये बेनिफिट इंडिया को करने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं होंगे प्लस वो ऑस्ट्रेलिया गंदा करेंगे। इसलिए जैसे उन्होंने बिहेव करा ओवर टाइम, जैसे उनकी स्टार्ट हुई थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाएंगी, बट जो उनके मेन प्रिंसिपल्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल की ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने बाकी किसी भी प्लेयर से ज़्यादा बार उस चीज़ को क्रॉस करी वो लाइन, एंड देन उल्टी सीधी चीज़ें फैलानी स्टार्ट करी प्लेयर्स के बारे में, इवन टू द मीडिया। एंड आई थिंक वहीं पे उन्होंने वो पूरा ट्रस्ट लूज कर लिया इंडियन क्रिकेट का। अब इसको ना थोड़ा सा न्यूट्रल लेंस से भी एक बार देखते हैं फाइनल वर्ड्स देने के लिए। रायना ने बोला था कैसे ग्रेग चैपेल का शायद इंटेंशंस ठीक थे, वो कई सारे यंगस्टर्स को प्रमोट करते थे, काफ़ी एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आए थे, जो आजकल लोग कहते हैं ना ऑसी माइंडसेट, कि यार हम लोग को
काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग करनी है, फील्डिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, एंड शायद सीनियर्स उस टाइम पे उनके लिए वो सही नहीं था, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। बट क्या अगर एक कोच आपसे डिमांड कर रहा तो क्या इंटेंशन में क्या वो गलत है? सी वेरी ऑनेस्टली मतलब आई डोंट थिंक इस चीज़ को ऐसे जज करा भी जा सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उसे किसी जॉब में रखा गया तो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन ये तो नहीं होगा कि मुझे जॉब से सैक कर दिया जाए, और जॉब से सैक कब करा जाएगा जब आपकी परफॉर्मेंसेस गंदी होंगी। तो ऑब्वियसली ही वुड वांट द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, चाहे वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हो कि यार मेरी जॉब बनी रहे, चाहे एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट के लिए हो कि यार मेरे को इस टीम का भला करना है। किसी भी रीजन से हो, एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट का भला ही इंटेंशन होगा उनका। अब बस वही है कि उस चीज़ को आप कैसे कैरी आउट करते हो। हर जगह जाके आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है वहाँ के कल्चर की, वहाँ के कंडीशंस की, जो कि बिल्कुल ही उन्होंने नहीं करा। एंड देन ऑल्सो अब बाद में जाते जाते तो इट इज़ नॉट इवन अबाउट कल्चर, एक ह्यूमन लेवल पे भी आपने बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें करी। आई थिंक मोहम्मद कैफ ने बहुत अच्छी तरीके से सम अप करा था इस चीज़ को, एंड ये क्लियरली एविडेंट भी है पूरी स्टोरी से, जो लोग अभी तक सुन रहे हैं, कि जॉन राइट एक मेंटर थे जो कि कहते थे कि सीनियर्स आप टीम संभालो और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मेरे को बता देना, आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग। एंड ग्रेग चैपेल एक ऐसे इंसान थे जो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली पर्सनालिटी थे कि ये हमारा प्लान होने वाला है, अब तुम सब इससे एडजस्ट करो। अगर आप मेरे से पूछो ऑनेस्टली, मुझे नहीं लगता कि दोनों अप्रोचेस में कोई गलती है, क्योंकि कई बार आप चाहते हो कि आप एक नई स्ट्रैटेजी के साथ खेलो और आपको प्लेयर्स को सेम पेज पे लाना पड़ता है। उस चीज़ को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करा गया है ना, वो है असली इशू। इनफैक्ट मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ग्रेग चैपेल ने आफ्टर दिस हैपेंड उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जब वो निकल गए थे टीम से, एंड उन्होंने खुद कहा कि इन हाइंडसाइट मुझे लगता है कि क्योंकि मैं सिर्फ 2 साल ही था वहाँ पे, तो आई डिड ट्राई टू चेंज टू मैनी थिंग्स टू क्विकली, कि आप गांगुली को भी हटाना है, इनको भी हटाना है, उनको भी हटाना है, एकदम से चेंज कर देना है। तो बहुत, क्योंकि 7 का वर्ल्ड कप आने वाला था 2007 का, तो मैंने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की कोशिश कर दी। एंड कहता है कि मेरा कोई एक रिग्रेट है तो वो है कि मैंने सचिन को नंबर 4 पे बैटिंग कराई, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था उनके साथ काम करते हुए, बट उसके चक्कर में मेरे इक्वेशन उनसे ख़राब हो गई। अगर मेरे पास अभी आप मुझसे पूछो तो शायद मैं कोई और तरीका यूज़ करता, बट सचिन से ओपनिंग ही कराता। तो मेरा उस टाइम पे इंटेंशन ये था कि मुझे दिख रहा था कि इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है उसमें एक तगड़े प्लेयर की ज़रूरत है जो कि रन्स कंफर्म कर सकता है। एंड सो फॉर द टीम मैंने बोला था सचिन से कि वो बैटिंग नीचे करे, बट क्लियरली डिड नॉट प्ले आउट वेल। तो चैपेल को भी चीज़ रियलाइज होती है। अब पता है, मैं लास्ट स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग जब हुई थी इस पूरे लड़ाई की, तो कुछ जगहों पे चैपेल गलत है, कुछ जगहों पे गांगुली भी गलत है, बट जैस एंड इंटेंशंस दोनों की सही थी मेरे हिसाब से। दोनों की इंटेंशंस थी कि इंडियन क्रिकेट का भला ही करना है। लोग शायद अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है चैपेल भी उसी इंटेंशन से आए थे। बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई ना अगले 2 सालों में, तब तक ना मुझे लगता है कि वो नैरेटिव फिर चेंज होकर कहीं ना कहीं इस पे आ गया था कि अब मुझे पावर कंट्रोल करनी है और मुझे दिखाना है कि मैं हूँ वो बंदा जो इंचार्ज है, नॉट द कैप्टन। आई थिंक इंटेंशन आप उस पॉइंट से प्रॉब्ली पिन पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको लिटरली इन टर्म समझ में आ जाएगी जब वो सचिन के पास गए, उन्होंने कहा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट। मतलब स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट, बट जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो मुझे लगता है वो मोटिवेशन और पर्पस जिसकी वजह से ग्रेग चैपेल आए थे एज अ कोच, वो कहीं ना कहीं वो भटक गए वहाँ से। एंड शायद बात इस पे हो गई कि मैं बड़ा अल्फा हूं, मुझे अभी ये टीम अपने अंडर चाहिए, मैं चेंज करूंगा इसको, रादर देन कोलैबोरेटिंग विद द प्लेयर्स एंड फिर मिल के आगे जाना। तो आई थिंक एक टिपिकल केस स्टडी है इस चीज़ की कि कैसे लीडरशिप में अलग अलग स्टाइल्स एंड कुछ स्टाइल्स नहीं काम कर सकते कुछ कल्चर्स में। डेफिनेटली एक वो कल्चरल शॉक तो था ही, बिकॉज मुझे ये भी लगता है कि अगर आप गांगुली से कह रहे हो कि आप 33-34 साल की उम्र में आप छोड़ दो क्रिकेट, इंडिया के लिए बहुत बड़ा शौक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, अर्ली 30s में भी आके लोग छोड़ देते हैं। उस टाइम पे तो बहुत होता था ये। तो शायद ग्रेग चैपेल को कोई नई बात नहीं लग रही होगी ये, लेकिन यहाँ के लिए बहुत नई बात थी। तो एक वो मिसमैच था क्लियरली। प्लस जो बंदा आपको लेके आया है, देखो आपको थोड़ा तो बनता है भाई कि आप उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू ओ हिम अ फेवर, बट देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई। एंड अल्टीमेटली इस पूरी कहानी से हमारा मोटिव यही था कि जो भी सच है, जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, वो सब हम लोग रखे आपके सामने, एंड देन यू आर स्मार्ट इनफ टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा।
तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।